हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारा क्वांट का लेक्चर ही हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सर्कल के रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी और उसके रिलेटेड जो कुछ प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स थे वो हमने पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम कॉर्ड के रिलेटेड कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे और जो है इसमें एंगल्स सबटेंडेड बाय कॉर्ड जो आपका एक टॉपिक है वो भी हम आज कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि कल जो हमने लेक्चर आपके लिए लाया था उसको थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे बहुत जल्दी, ताकि आपको ये सभी चीज़ें याद आ जाएं। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके लिए कल ये चीज़ें पेश की थी। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये सभी चीज़ें जो है समझ आई होंगी। तो कल हमने पढ़ा था सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स। तो मैंने आपको बताया था सर्कल क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है। हमारे पास एक कॉर्ड होता है, ये होता है एक लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस को टच करता है दो साइड से। और हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है। और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एक कॉर्ड दो सेगमेंट्स में एक सर्कल को डिवाइड करता है। मैंने आपको बताया था आर्क क्या होता है, हमारे पास मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। सेक्टर क्या होता है, और इसके साथ साथ मैंने एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सेक्टर भी बताया था आप लोगों को। और ये भी साथ साथ बताया था कि लेंथ ऑफ आर्क अगर आपने निकालना होगा सेक्टर की तो आपके पास कौन सी फॉर्मूला है, किस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास जो है लेंथ ऑफ आर्क दिया गया हो और आपने कैलकुलेट करना होगा एरिया ऑफ सेक्टर, तो किस तरह से कौन सी फॉर्मूला होगी आपके पास, तो वो भी मैंने आपको बताया था। वो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है LR/2। और मैंने आपको ये कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह से निकालें, तो बिल्कुल सिंपल सी आपके पास एक फॉर्मूला है θ/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर आपके पास एरिया जो लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है तो आपसे पूछा जाता है एरिया ऑफ सेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी फॉर्मूला है LR/2, जहाँ L हमारा डिनोट करता है लेंथ ऑफ आर्क और R इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। फिर मैंने एक छोटा सा जो है आपके लिए क्वेश्चन रखा था कि आप कैसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में इसको भूल गया कि आप लोगों को ये बताऊं किस तरह से जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। जो हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, एक सर्कमफ्रेंस होता है, इसमें हम खाली साइड्स का जो बाउंड्रीज का है उसका एडिशन करते हैं। और एक भी बच्चे ने इसका जो है आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन नहीं किया। तो आज मैं आपको ये बताऊं किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ये पेरीमीटर देखें, ये जो हमारे पास ये सेक्टर है इसका पेरीमीटर हम बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये वाला रेडियस साइड है, दूसरा ये वाला रेडियस साइड है, और इसके बाद ये आर्क का सम है। तो हमारे पास सिंपल ये है, इसका पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू आर। तो ये साइड आया, इसके बाद ये आर, तो ये आर वाला साइड आया, इसके बाद ये आर्क है, तो आर्क की लेंथ के को जो है वो हम निकालें। ये आपके पास पेरीमीटर ऑफ ये सेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2R+L। ठीक है, 2R+L वेयर R इज रेडियस ऑफ द सर्कल एंड L इज द लेंथ ऑफ द आर्क। तो हमने ऊपर देखा कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज θ/180 मल्टीप्लाइड बाई पाई 2πr। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है निकाल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपने निकालना होगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो इसमें दो रेडियस के साइड इसको प्लस करना है, ऐड करना है, 2r आता है वो हमारे पास। और आर्क का जो लेंथ है वो हमारे पास फॉर्मूला के से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज θ/180 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं कि हम आपके पास जो आर्क है तो वो आर्क का लेंथ निकाल सकते हैं। आपके पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ सकता जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कुछ रिलेटेड थॉर्म्स बताए थे कि हमारे पास पहला थॉर्म जो था कि अगर आपके पास दो कॉर्ड्स जो है यहाँ पे AB और DC, हमारे पास दो कॉर्ड्स है, अगर ये दोनों कॉर्ड्स बराबर है तो ये जो एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे, तो ये एंगल हमेशा बराबर होगा। तो इसके बाद दूसरा थ्योरम था कि अगर हमारे पास इसका इन्वर्स था वो पहले वाले का, कि अगर आपके पास एंगल सबटेंडेड बराबर होगा सेंटर पे तो इसका मतलब है दो कॉर्ड्स जो है वो बराबर है। और एक हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपके पास दो इक्वल कॉर्ड्स है तो वो इक्विडिस्टेंट होती हैं, यानी कि उनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो होता है वो बराबर होता है। हमेशा देख लीजिए, अगर आपने डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होगा या मिनिमम डिस्टेंस देखना होगा, दैट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस चीज़ को आप याद रखें। अगर आपको दो पॉइंट्स के दरमियान जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है तो दैट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या दो लाइन्स के दरमियान आपने जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है, दैट इज ऑलवेज
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर आप देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो अगर आपके पास दो कॉर्ड्स हैं जो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है, तो आपने अगर देखना है कि उनका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम सेंटर, तो डेट विल बी ऑलवेज इक्वल, तो वो हमेशा आपके पास बराबर होगी। अब ये आपको मैंने थ्योरम बताया था, मैंने आपको बताया भी था हम इसको कैसे देख सकते हैं, प्रूव कैसे कर सकते हैं। हालांकि वो ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ इस चीज़ को याद रखना है। जहाँ तक मैं जानता हूँ जेके एसएसबी को, जहाँ तक मैंने अभी तक के पेपर्स देखे हैं, एनालाइज किया है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को इस चीज़ पे कहता हूं कि आप इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दें कि मैं जो थ्योरम्स पढ़ाता हूं आप लोगों को, या छोटे छोटे टिटबिट्स बताता हूं, आप उनको डायरेक्टली याद रखें, इन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर आपने निकालना है तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, वेयर डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, और आर हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है। या आपके पास और एक फॉर्मूला है, अगर आपके पास थीटा दिया गया है, यानी कि जो एंगल सबटेंड करता है कॉर्ड एट सेंटर, तो वो हमारे पास अगर सी है या थीटा आप उसको कह सकते हैं, तो आपके पास एक फॉर्मूला है जहां से आप लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2r मल्टीप्लाइड बाई साइन c/2। वहाँ पे यहाँ पे c हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर है, यहाँ आप थीटा/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ी थी हमने कुछ कल चीज़ें, जिनका मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी रिकैप किया, ताकि ये सभी चीज़ें आपको जो है फिर से जहन में आ जाए। आज मैंने कंप्यूटर का लेक्चर इसीलिए नहीं लिया ताकि जो है ये चीज़ें आप लोगों को भूल ना जाए। एक और थ्योरम आप जो है इस थ्योरम को आप अच्छी तरह से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो है अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एंड वाइस वर्सा। मैंने इसको दो थ्योरम्स बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक ही में मैंने इसको निपटाने की कोशिश की, ताकि आपको याद रखने में भी ईजी हो जाए और ये जो है आपके पास नॉलेज एक्सप्लोजन भी ना हो जाए। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे हमने एक कॉर्ड डाल दिया, ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है। अगर हम सेंटर ऑफ सर्कल से जो है एक मिड पॉइंट टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, अगर हम एक मिड पॉइंट पे एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, सेंटर से जो हम लाइन डाल देते हैं इस कॉर्ड पे, तो वो हम कहाँ पे डाल देते हैं, मिड पॉइंट पे। ठीक है, मिड पॉइंट की, यानी कि अगर हमारे पास ए बी है, तो ये डी पे हमने जो है एक लाइन कनेक्ट की है जो सेंटर से आती है, तो यहाँ पे हमारे पास ए डी और डी भी बराबर है, क्योंकि हमने मिड पॉइंट पे एक लाइन डाली है। हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे, लेकिन हमने मिड पॉइंट पे डाला, तो मिड पॉइंट पे मतलब इसने इस कॉर्ड को दो इक्वली दो हिस्सों में तकसीम किया। तो जब एक लाइन डालते हैं हम अब सेंटर से एक कॉर्ड पे मिड पॉइंट पे, तो याद रखें ये जो एंगल बनाता है इस कॉर्ड के साथ, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहली थ्योरम आपने याद रखना है कि इफ वी विल draw a line, ठीक है, from center to the mid point of the chord, it will always be always perpendicular on the chord। तो ये 90 डिग्री बनाता है हमेशा कॉर्ड के साथ। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा क्या है, अगर आपको ये बताया गया है कि एक कॉर्ड है उस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है सेंटर से, तो आपने बिना सोचे ये कहना है कि ये जो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ पड़ा, तो ये इक्वली करता होगा इस लाइन सेगमेंट या इस कॉर्ड को इक्वली दो हिस्सों में तकसीम करता होगा। समझिए आपको दोनों चीज़ें, यानी कि एक पॉइंट जो सेंटर से हम जो है कनेक्ट करते हैं मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड से, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि परपेंडिकुलर हमने डाल दिया सेंटर से, तो वो जब कॉर्ड पे पड़ता है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं वो कॉर्ड को दो हिस्सों में इक्वली तकसीम करता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड लिया हुआ है ए बी, और हमने यहाँ से ओ डी से एक लाइन कनेक्ट की है मिड पॉइंट पे, ये डी है मिड पॉइंट यहाँ पे, तो मिड पॉइंट के साथ मैंने सेंटर को ज्वाइन किया, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। इफ ए बी इज अ कॉर्ड एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, देन ए डी इज इक्वल टू डी बी, यानी कि दो हिस्से बराबर होंगे, देन ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ओ डी जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है ए बी पे। सिमिलरली आप इसका वाइस वर्सा जो मैं अभी कह रहा था, अगर आपको कहा जाता है ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि डी है मिड पॉइंट किसका, ए बी का, यानी कि ओडी हमेशा दो हिस्सों में तकसीम करता है ए बी को। समझ आए आपको ये दोनों चीज़ें, यानी कि अगर ओडी परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं ए बी को दो हिस्सों में बराबर तकसीम करता होगा, और अगर आपको ये कहते हैं कि ओडी जो है ए बी को दो हिस्सों में तकसीम करता है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये इस पे परपेंडिकुलर भी है। दोनों चीज़ें क्लियर हुई, ये पहली थ्योरम है। दूसरी थ्योरम पे हम जाते हैं। दूसरी थ्योरम है हमारे पास, इफ टू कॉर्ड्स मीटिंग एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस आर इक्वल। हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं जो दोनों इक्वल है, तो वो सर्कमफ्रेंस पे मीट करते हैं, देन द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉमन वर्टेक्स ऑफ द कॉर्ड्स इज एन एंगल बाइसेक्टर द
एंगल एंड वाइस वर्सा। देखें मैंने यहाँ पे कहा है कि अगर हमारे पास ये जो सर्कल है, ठीक है, यहाँ से हमने एक कॉर्ड लिया, यहाँ से एक कॉर्ड लिया, तो ये दोनों कॉर्ड जो है सर्कमफ्रेंस पे मीट करते हैं। हम मान लेते हैं ये ए बी कॉर्ड है, ये ए सी कॉर्ड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा है कि अगर हम जो है देन द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉमन वर्टेक्स, मान लीजिए ये हमारे पास जो है सेंटर है, और अगर हम इसको कॉमन वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर बन जाता है एंगल ए का, ठीक है। यानी कि एंगल ए को हमेशा ये इक्वली दो हिस्सों में तकसीम करता है, ठीक है। समझ आए आपको मेरी बात? तो एंगल बी ए अगर मान लेते हैं ये ओ है, एंगल बी ए ओ जो है ये एंगल सी ए ओ के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। और इसका वाइस वर्सा क्या है, अगर आपसे कहा जाता है एंगल बी ए ओ और एंगल सी ए ओ बराबर है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो है, ये जो हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं ये बराबर है। समझ आए आपको मेरी बात? दो साइड्स अगर बराबर होंगे तो एंगल, अगर हम एक लाइन डालेंगे वर्टेक्स से, कॉमन वर्टेक्स से सेंटर तक, तो ये हमेशा इसको एंगल बाइसेक्टर होता, इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी कि एंगल को दो हिस्सों में तकसीम करता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने ऊपर वाली थ्योरम परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट वाली जो है पढ़ी, इसी तरह अगर हमारे पास दो साइड्स बराबर होंगे तो ये जो लाइन हम सेंटर के साथ कनेक्ट करते हैं ये हमेशा इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर हमें कहा जाता है दो कॉर्ड्स का है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये दो साइड्स बराबर है। क्लियर? चलिए हम अब देखेंगे क्या क्या मैंने यहाँ पे लिखा है। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी जो है दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं हमारे पास। इफ ओ ए इज एन एंगल बाइसेक्टर, और ओ ए जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, देन ओ ए इज एन एंगल बाइसेक्टर। अगर ये बराबर हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो सेंटर के साथ इसको ज्वाइन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एंगल बाइसेक्टर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका अपोजिट क्या है? तो एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी बराबर है, तो इस एंगल के बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर आपको जो है डायरेक्टली वहां से ही कहा जाता है कि हमारे पास दो कॉर्ड्स है और ओ ए इसका एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि दो एंगल्स को बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, एक एंगल को दो हिस्सों में बराबर तकसीम करता है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, यानी कि दो कॉर्ड्स बराबर है। क्लियर है? एक बार फिर से बताता हूं। अगर हमारे पास अगर हमारे पास दो कॉर्ड्स है और दोनों कॉर्ड्स एक सर्कमफ्रेंस पे जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे मीट करते हैं, तो जो वहाँ पे एंगल बनता है, अगर हम वहाँ वर्टिसेस से लेके सेंटर तक एक लाइन डालेंगे तो उन दो कॉर्ड्स जो इक्वल है, उन दो कॉर्ड्स का जो वर्टिसेस ए होता है उसको वो इक्वली दो हिस्सों में तकसीम करता है, दो इक्वल एंगल्स में तकसीम करता है एंगल ए को, ठीक है। और अगर आपके पास डायरेक्टली कहा जाता है कि आपके पास एंगल बाइसेक्टर है ओ ए, ठीक है, किन किन कॉर्ड्स का? ए बी और ए सी का, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं ए बी और ए सी बराबर है। क्लियर है दोनों चीजें? वाइस वर्सा अब आपको समझ आया? चलिए, इसके बाद एक और थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछी जाती है, इवन के ये जो है नेशनल लेवल के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल, जब दो कॉर्ड्स जो है इंटरसेक्ट करते हैं इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। ये देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो कॉर्ड्स है, सी डी है हमारे पास, ए बी है, ये जो है इनसाइड सर्कल जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास ए बी एक कॉर्ड है, सी डी दूसरा कॉर्ड है, जब हम इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये आउटसाइड द सर्कल मीट करते हैं, आउटसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं। तो इन दोनों सूरतों में आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास ये वाला कॉर्ड है इसके दो हिस्से हो जाते हैं, तो ये मैंने लिखा है ओ ए और ओ बी, तो ओ ए इंटू ओ बी जो होता है वो हमेशा ओ सी इंटू ओ डी के बराबर होता है, ठीक है। ओ ए इंटू ओ बी जो है वो हमेशा ओ सी और इंटू ओ डी के बराबर होता है। इसी तरह ओ ए जो है इंटू ओ बी जो, यानी कि पूरा ओ ए एक्सटर्नल के केस में ओ ए इंटू ओ बी जो है इसका जो मल्टीपल है वो हमेशा किसके बराबर होता है? ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है। ओ डी इंटू ओ सी या ओ सी इंटू ओ डी के बराबर होता है। कैसे होता है थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। ये देख लीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कॉर्ड है, ये हमारे पास दूसरा कॉर्ड है, हम मान लेते हैं ये हमारे पास ए बी है, ये हमारे पास सी डी है। क्लियर? तो ये हमारे पास दो कॉर्ड्स है। अगर आप देखेंगे इसको मैं कोशिश करूंगा इसको मिलाने की, इसके साथ ये इस तरह से मिलाऊं और इसको इस तरह से कनेक्ट करूं। ये एंगल और ये एंगल हमेशा हमारे पास बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसके बाद ये जो है ये एंगल और ये एंगल बराबर है हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल हमेशा हमारे पास बराबर होते हैं, ठीक है। ये दो लाइनें जो पैरेलल है तो इनके जो अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हमेशा बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर होते
करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बने, एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल बना, अगर मान लीजिए ये O है तो AOC और दूसरा BOD, ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स बने। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं, क्योंकि तीनों एंगल्स बराबर है तो एंगल 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 कंडीशन के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये सिमिलर है। जब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है तो आप कह सकते हैं कि इसका जो साइड है OA मल्टीप्लाइड बाई OB, ठीक है, OA मल्टीप्लाइड बाई OB, ठीक है। इसके जो दो साइड्स हैं वो यहाँ पे बताता हूँ अब मैं आपको, OA मल्टीप्लाइड बाई OB किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल के बराबर। ये देख लीजिए ये दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, OC यानी ये वाला साइड मल्टीप्लाइड बाई OD, तो ये OA इंटू OB इज इक्वल टू OD मल्टीप्लाइड बाई OC। कैसे, देखिए हम जब सिमिलरिटी कंडीशन लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, हम लेते हैं OA डिवाइडेड बाई, ठीक है, और इसका एक साइड, इस ट्रायंगल का एक साइड लेंगे तो वो है हमारे पास OD इज इक्वल टू किसके बराबर है, OB है हमारे पास इस वाले ट्रायंगल का साइड, ठीक है, OC डिवाइडेड बाई OB, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपके पास बनता है AO मल्टीप्लाइड बाई OB इज इक्वल टू OB मल्टीप्लाइड बाई OD। तो ये देख लीजिए हमारे पास सिमिलरिटी कंडीशन से हम इसको निकाल सकते हैं। ये आपने बिल्कुल याद नहीं रखना है, बिल्कुल आपने कहीं पे कैलकुलेट करना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो जिस वर्ड पे आपको फोकस कर रहा हूँ तो वो है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होता है। यानी कि अगर दो कॉर्ड्स जो है इनसाइड और आउटसाइड जब मिलते हैं तो इनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हालांकि यहाँ पे रेक्टेंगल कहीं पे नहीं बनता है, लेकिन इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि दो कॉर्ड्स जब इंटरसेक्ट करते हैं इनसाइड और आउटसाइड तो हमेशा ये डिनोट करता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। देखिए किस तरह से, अगर ये मैं OA लेता हूँ, ये OA है मेरे पास, ये OB है मेरे पास, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास लेंथ अगर ब्रेड्थ हुआ तो ये हमारे पास लेंथ हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमेशा रेक्टेंगल क्या एरिया रहता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसलिए हम इसको कहते हैं कि रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। इस पॉइंट को आपने याद रखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने जो है इसमें से ये भी आपको कुछ, अगर ये चीज़ दी गई है, ये चीज़ दी गई है और ये चीज़ दी गई है तो आप एक चीज़ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये 2 दिया गया है, ये 3 दिया गया है, ये 4 दिया गया है, आपसे कहा जाता है OC आपने कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे OA इंटू OB, ठीक है, तो ये आपके पास 6 हुआ। दूसरी साइड से हमारे पास 4 इंटू, मान लीजिए हम x ले लेते हैं, 4 इंटू एक्स लेंगे तो 6 डिवाइड बाई 4 जो है आपके पास x का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी जो है पार्ट ऑफ कॉर्ड जो है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपने ये याद रखना है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। दो कॉर्ड जब इंटरसेक्ट करते हैं इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं इसलिए उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ें भी बता सकता हूँ किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, वो बिल्कुल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आप खामखा परेशान हो जाएंगे, जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आता है वो खामखा परेशान हो जाएंगे। एक तो हमने सोचा था कि अंजुम सर के हम पास हम पढ़ेंगे ताकि हमें ये मैथ अच्छी तरह समझ आ गया, लेकिन यहाँ पे हम और ज़्यादा बिगड़ गए, यहाँ पे हमारी हालत और ख़राब हो गई। मैं नहीं जाना चाहता और डीप इसमें। आपने जो याद रखना है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही चीज़ें आपने यहाँ पे रट लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई अभी तक कि अगर आपके पास दो कॉर्ड्स हैं इनसाइड और आउटसाइड जो मीट करते हैं इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो किसके बराबर होता है वो, OA इंटू OB इज इक्वल टू OD इंटू OC, यानी कि रेक्टेंगल यहाँ पे जो हमारे पास कॉर्ड्स के पार्ट्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर, उनके प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एक और, अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे वहाँ पे आप आता है हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड और आर्क। ये जो हमारे पास आर्क होता है जितना वो सबटेंड करता है उतना कॉर्ड भी आपका एंगल सबटेंड करता है। उसी के रिलेटेड हमारे कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो है प्रॉपर्टी फर्स्ट। यहाँ पे देखें इसको, अभी तक आप लोगों को ये सभी चीज़ें क्लियर हुई जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो जाए, मैंने इसलिए इनको थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया ताकि, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें हमने कल पढ़ी थी और उसके बाद जो चीज़ें रह रही थी वो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा जो है जो आपने सीखने की चीज़ें नहीं है, बल्कि आप उनको याद रख सकते हैं उन फॉर्मूलाज को, और आप जो है अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है एंगल सबटेंडेड फ्रॉम सेम आर्क और कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस इज ऑलवेज इक्वल इन ए सेगमेंट, लेकिन सेगमेंट में, ठीक है, इन
एस सेगमेंट, हम यहाँ पे बात करेंगे अल्टरनेट सेगमेंट की। देखिए मैं बताता हूँ आपको किस तरह। ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड डाल दिया, ठीक। इस कॉर्ड से अगर मैं देख लीजिए यहाँ पे दो सेगमेंट्स बने, एक तो ये मेरे पास ये सेगमेंट बना, दूसरा मेरे पास ये सेगमेंट बना, ये मैंने आपको कल समझाया। एक ये तो मेरे पास मेजर सेगमेंट बना, ये मेरे पास माइनर सेगमेंट बना। अगर हम इस कॉर्ड से इस सेगमेंट में एक एंगल डालेंगे, ये अगर थीटा होता है, इसी कॉर्ड से अगर मैंने कोई और एंगल डाला, ये भी हमारे पास थीटा के बराबर होगा। अगर मैंने एक और एंगल डाला इसी कॉर्ड से लेकिन इसी सेगमेंट में, तो ये भी हमारे पास थीटा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेगमेंट की बात क्यों की, देखें मैंने यहाँ पे सेगमेंट की बात क्यों की। फॉर एग्जांपल जो है आपने आपका इससे इस तरह से जो है कॉर्ड है, आपने ये एंगल जो है ये आपके पास थीटा है। आप ये नहीं कह सकते ये जो एंगल यहाँ से इस साइड से बनता है ये भी थीटा है, नहीं, हम ये क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग सेगमेंट है और ये अलग सेगमेंट है। विद इन ए सेगमेंट, अगर आप विद इन ए सेगमेंट देखेंगे तो जो कॉर्ड्स के जो इस कॉर्ड के थ्रू एंगल्स बनेंगे वो हमेशा बराबर होंगे। अगर हम इसके द्वारा यहाँ पे एक और एंगल बनाएंगे तो ये भी हमारे पास इस एंगल के बराबर, ये थीटा वन अगर हम इसको रखेंगे तो ये भी थीटा वन के बराबर होगा, लेकिन इस एंगल के बराबर नहीं होगा। लेकिन विद इन ए सेगमेंट हमारे पास जो भी इस कॉर्ड के द्वारा एंगल्स बनेंगे वो हमेशा बराबर होंगे। क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है। फिर से समझाता हूं, यहाँ पे फिर से एक देखें, आराम से देखें। यहाँ पे ये मेरे पास सर्कल है, एक कॉर्ड डाल दिया, ये कॉर्ड के द्वारा हमारे पास दो सेगमेंट्स बनते हैं लेकिन विद इन ए सेगमेंट, विद इन वन सेगमेंट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स डालेंगे ये हमेशा बराबर, ये हमारे पास एक एंगल बना, ये हमारे पास दूसरा एंगल बना, ये हमारे पास तीसरा एंगल बना, ये हमारे पास चौथा एंगल बना, ये हमेशा सभी बराबर होंगे। क्लियर। क्या ये एंगल्स दूसरे सेगमेंट में बराबर के जो है एंगल के बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे? नहीं नहीं नहीं, विद इन ए सेगमेंट की बात चल रही है, ठीक है, इसलिए मैंने इन ए सेगमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है सिंस ए बी इज सेम और कॉर्ड इज सेम। यहाँ पे हमारे पास एक कॉर्ड डाला है हमने, ए बी हमारे पास एक कॉर्ड डाला है, तो हमने दो एंगल्स लिए हैं, ये हमारे पास एक एंगल हुआ, ये हमारे पास एक एंगल हुआ। तो अगर आप देखेंगे ये हमारे पास दोनों एक ही सेगमेंट में बनते हैं, मेजर सेगमेंट में बनते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, इसके बाद आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। मैं आपको सॉल्यूशंस वगैरह कुछ नहीं दिखाऊंगा, वो आप लोगों को के लिए ज़रूरी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि मैं बता भी सकता हूँ आपको, सॉल्यूशंस दिखा भी सकता हूँ, वो बिल्कुल ईजी है, मुझे जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी सेकंड जो है वो है हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट सर्कमफ्रेंस। अगर हमारे पास एक कॉर्ड होगा उस या एक आर्क होगा, आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे वो दुगना होता है एज कंपेयर टू द एंगल विच इज बीइंग सबटेंडेड ऑन द सर्कमफ्रेंस। क्लियर। देखिए किस तरह से, ये मेरे पास एक सर्कल है, तो यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड डाल दिया, इस कॉर्ड ये मेरा सेंटर है यहाँ पे सर्कल का, तो इस सेंटर पे जो एंगल बनता है ये हमेशा दुगना होगा इस एंगल से, ठीक है। ये एंगल जो है ये दुगना होता है इस एंगल से। अगर ये थीटा होगा तो ये हमेशा 2 थीटा होता है। क्लियर। ये हमेशा 2 थीटा होता है। देख लीजिए, अगर ये किसी भी तरह से होता है, ये ज़रूरी नहीं है इस तरह से होगा, ये अब इसका फिगर जो है किसी अलग तरीके से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कॉर्ड है, ये आपके पास एक सेंटर के साथ एंगल है और दूसरा एंगल आपका इस तरह से हो सकता है। ये एंगल जो है ये थीटा, ये 2 थीटा होगा अगर, तो ये हमेशा थीटा होगा, यानी कि ये एंगल का हमेशा ये दुगना होगा। क्लियर। आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ एंगल ए ओ बी, यहाँ पे हमारे पास एंगल ए ओ बी जो है एंगल ए डी बी, ठीक है, ये दोनों एंगल हैं जो दोनों सबमिट होते हैं, सॉरी सबटेंड होते हैं किस आर्क से? ए बी आर्क से कह सकते हैं आप ए बी कॉर्ड से भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्क जितना एंगल सबटेंड करना है उतना कॉर्ड भी आपका एंगल सबटेंड करता है। तो एंगल सॉरी ए बी जो हमारे पास यहाँ पे आर्क है, तो इसके द्वारा जो सबटेंड एंगल हुआ यहाँ पे वो है ए ओ बी, और अगर यहाँ पे देखेंगे सर्कमफ्रेंस पे तो यहाँ पे ए डी बी। ये दो एंगल जो है इनका जो रिलेशन है ये हमेशा सेंटर वाला एंगल हमेशा दुगना होता है एज कम्पेयर टू द एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है एंगल ए ओ बी जो है वो दुगना होगा किसके? एंगल ए डी बी के। क्लियर है, ठीक है ये चीज़ें। चलिए, इसके बाद है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी, वो है एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज ऑलवेज 90। अब देख लीजिए, अभी हम कह रहे थे ये बात कि हमारे पास जो है कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है, अगर हम देखेंगे
तो हमारे पास सेंटर पे जो एंगल होता है वो दुगना होता है एज कम्पेयर टू द एंगल सबटेंडेड ऑन सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे हमारे पास ये कॉर्ड जो है ये डायमीटर है विच इज़ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास ये सर्कल है, इसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा है, जो डायमीटर होता है, वया सेंटर पास होता है। अगर हम यहाँ से देखेंगे ये जो एंगल यहाँ पे सबटेंड करता है इट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये आपने याद रखना होगा। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट इन ऑन सर्कमफ्रेंस इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये किसी भी तरह से हो सकता है। देखिए ये जो मेरे पास डायमीटर है इससे मैं इस तरह से भी एंगल जो है इस सर्कमफ्रेंस पे ये 90 यहाँ पे होगा, यहाँ से मैंने यहाँ डाल दिया, ये भी हमेशा हमारे पास 90 डिग्री होगा। लेकिन डायमीटर से जब ये एंगल डाल देते हैं यानी कि ये हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है इससे जो एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पे वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है और आसान भी याद रखना है आपकी। इस पर हम जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप लोगों को ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, मैं इन चीज़ों के प्रूफ्स में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये जो है अगर हम प्रूफ्स में जाएंगे ना तो आप जो है और ज़्यादा इसमें उलझ जाएंगे और आपसे कहीं पे भी प्रूफ नहीं पूछा जाएगा इन चीज़ों का। ठीक है, वरना इनको प्रूव करना बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 जो है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज ऑलवेज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पहले हमने समझना होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसके चारों जो है कोने जो है, चारों वर्टिसेस जो है सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करती हैं, उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अगर हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है तो इसके ये जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और ये जो होता है ये दो जो बच गए इनका भी हमेशा 180 डिग्री सम होता है। ठीक है, अच्छा अब आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, हमारे पास ये हमारे पास ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अगर हम देखेंगे, अभी मैंने बताया ये हम यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि डायमीटर के द्वारा जो एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पे तो वो हमेशा हमारे पास 90 डिग्री है। तो ये दूसरे साइड में भी हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा नीचे वाले साइड में, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली 180 बन गए। तो ये दोनों जो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री बन गया। तो बचे हुए का टोटल हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360। तो 360 में से 180 माइनस करेंगे तो आपके पास 180 बन जाएगा। यानी कि ये दो हमारे पास जो वर्टिसेस हैं इनके एंगल्स का सम जो है वो भी हमेशा हमारे पास 180 ही होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आपने याद रखना है वो क्वाड्रिलेटर होता है जिसके चारों कोने जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को टच करते हैं और उनके दो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पे कैसे पूछे जाते हैं सर, देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपको इस तरह से पूछे जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इस तरह से हम जो है ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है मान लीजिए। तो आपसे पूछा जाता है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ। आपसे पूछा जाता है क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये हमारे पास जो है दो टेंजेंट्स है, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, जो हम टेंजेंट्स आगे पढ़ने वाले हैं मैं आपको वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जो हमारे पास रेडियस होता है ना ये हमेशा हम 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट के साथ, और यहाँ पे जो भी रेडियस है ये भी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। अगर हम देखेंगे इसके एक कोना जो है ये बाहर है तो ये साइक्लिक नहीं हुआ, नहीं। अगर यहाँ पे हमारे पास दो कोनों का जो दो एंगल्स हैं इनका सम अगर 180 डिग्री बनता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर हम सर्कल ए को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारे चारों कोने जो है वो इसके साथ टच करेंगे। ठीक है, जब चारों कोने इसके साथ टच करेंगे तो ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना। आगे हम इस पे और न्यूमेरिकल्स करेंगे जब हम टेंजेंट्स पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों कोने जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को टच करते हैं, उनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। वही मैंने लिखा है एंगल बी प्लस एंगल डी जो है 180, एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। क्लियर है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थे कॉर्ड्स के रिलेटेड। मैंने आज टेंजेंट्स को इसलिए टच नहीं किया, वरना टेंजेंट्स को अभी आज ही हम खत्म कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कॉर्ड्स और टेंजेंट्स के दरमियान। तो ये जो है मैंने इसलिए इसको रिवाइज भी किया। ये सारा जो है हमारा अभी कॉर्ड्स के रिलेटेड ही था और सर्कल
की कुछ प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड था। तो इन चीज़ों को आप प्लीज़ आज एक बार और रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर भी कंप्यूटर का नहीं आएगा बल्कि टेंजेंट्स पे ही आ जाएगा, तो जिसमें हम टेंजेंट्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद ये आपका जो है टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा सर्कल्स के रिलेटेड। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।